अच्छा देखो, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, वही एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरह ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। मिथाइल प्रोपेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिथाइल प्रोपेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये मिथाइल प्रोपेन बना हुआ है। मिथाइल प्रोपेन react with the chlorine in the presence of ultraviolet rays to give several compound, another compound form as a percentage composition by mass। अब देखो, जो भी मुझे उससे कुछ भी कंसर्न नहीं है, उससे बस मुझे कहा है कि उससे मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए ही इसलिए बोला है कि हमें कंपाउंड का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सही है। तो क्या है, अब हम यहाँ पे, ये हमें उसे कंपोजिशन दी हुई, कार्बन 29.7% है, हाइड्रोजन 4.3% और क्लोरीन 65.9% है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सीधा उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये जो चीजें होती है ना, जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया होता, सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, और मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया होगा। तो ये किस तरीके से करते हैं, अब हम अभी हम इसको देखेंगे। इससे पहले हमने फॉर्मूले से किया था ना, कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते थे। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल मास। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम ये कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास कार्बन कितना है। कार्बन हमारे पास है 29.7%, और हाइड्रोजन है 44.3%, एंड द क्लोरीन इज 65.9%। कार्बन डिवाइड बाई 12, ये हमने सबसे पहला स्टेप वही है कि डिवाइड बाई इट्स एम आर। इसको किया तो आंसर आया मेरे पास 1। इसको किया तो 35.5 से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मेरे पास आंसर क्या आ रहा है वो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, ठीक है। मेरे पास जो इसका रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2 पॉइंट, रेशो आ रहा है 2.4, सही है। और इसका मेरे पास रेशो आ रहा है, सॉरी, इसका रेशो आ रहा है 2.475। इसका रेशो आ रहा है 4.3 ही आ रहा है, और इसका रेशो आ रहा है 1.856। अब जो स्मॉलेस्ट मेरे पास नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास कौन सा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास ये है, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास ये है। इससे क्या करेंगे, अब इसको सबको डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सबको डिवाइड कर देंगे। पहले इस खुद को कर देंगे, फिर इसको कर देंगे, फिर इसको कर देंगे। अब देखेंगे कि भाई ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 में मेरे पास आंसर क्या है, ठीक है। अब जब मैं 2.475 को डिवाइड करूंगा 1.856 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.33। तो ये तो होल नंबर ही नहीं आ रहा ना। इससे पहले क्या मतलब होता क्या था कि 1.98, 1.195 आ रहा हो, ये तो आता था, तो हम उसको 2 कंसिडर करते थे। या फिर अगर 2.05 आ रहा है, 2.07 आ रहा है, 2.01 आ रहा है, तो 2 कंसिडर करते थे। ये तो अजीब डेसिमल में आ रहा है, तो ये तो हमारे पास कहीं से भी फिजिबल तो बन ही नहीं रहा है। सही, सही है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारा को बन ही नहीं रहा, ठीक है, होल नंबर वाला। फिर क्या करेंगे, दूसरा जो है 4.3 को डिवाइड करेंगे 1.856 है, तो ये भी 2.3 आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, 2.3 आ रहा है, ठीक है। और ये तो आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर, हम यहाँ पे नॉर्मली ये होता क्या था कि हमारे पास एक वैल्यू आती थी नियर टू होल नंबर। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है ना, ये वैल्यूज आ रही है, ये हमारे पास आती थी वैल्यूज नियर टू, या होल नंबर होती थी या बिल्कुल होल नंबर होता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये डेसिमल में हो रहा है। तो इसको तो हम इम्पेरिकल फॉर्मूला तो लिख ही नहीं सकते, ये तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा है नहीं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसी वजह से उसने इम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा भी नहीं है। उसने सीधा क्या पूछा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सीधा उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का पूछा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन तीनों को किसी एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि होल नंबर आ जाए। इन तीनों को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि होल नंबर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो मास वास तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे वो 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना,
टू से, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.666। तो ये भी मेरे पास फिजिबल नहीं है, टू से भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 1.33 को थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ रहा है 3.999, जो कि क्या है, नियर टू फोर है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, फोर। सही है। इसी तरीके से मैं इस टू पॉइंट जो थ्री थ्री है इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.33 मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6.99, विच इज नियर टू सेवन। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेवन। फिर मैं क्या करूंगा, क्लोरीन को भी करूंगा, 1 × 3 तो ये थ्री आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना है, C4H7Cl। ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो डेसिमल वाली है ये फिगर, उसको मैं बारी बारी की एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास होल नंबर आना चाहिए, होल नियर टू होल नंबर आना चाहिए। जैसे मैंने पहले 1.33 को टू से किया, तो 2.66 है, वो भी मेरे पास फिजिबल नहीं है, होल नंबर के करीब या होल नंबर नहीं आ रहा है। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई पे सबसे पहले क्या था, मल्टीप्लाई को टू किया, तो मेरे पास मेरा ये फिजिबल आंसर नहीं आ रहा, 2.66 आ रहा है, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, ये थ्री से किया तो क्या आया, मल्टीप्लाई बाय थ्री से किया तो 3.99 आया। अच्छा, हमने थ्री से इसलिए हमने कोई स्पेसिफिकली थ्री से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने पहले चेक किया, हमने पहले टू से मल्टीप्लाई किया है, ताकि जो मेरा 1.33 है वो होल नंबर में चेंज हो जाए। सही है। मैंने वन से टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 2.66। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता वन डिजिट करके ऊपर इसको इंक्रीज वो करता रहूंगा। फिर मैंने थ्री से किया मल्टीप्लाई, तो थ्री से आंसर क्या आ गया, 3.99। अगर थ्री अगर ये थ्री को से भी मेरा होल नंबर के करीब आंसर वो नहीं आता, तो मैं फिर फोर से करता। अगर फोर को से भी आंसर नहीं आता, तो मैं ये फाइव से करता। सही है। तो मैंने सिर्फ एक जो नहीं बोलते, ट्रायल एंड एरर को मेथड है, उस तरीके से मैंने किया है कि थ्री से पहले टू से किया, टू से आंसर नहीं आया तो फिर मैंने तो थ्री से किया, जस्ट तो थ्री से ये इसलिए किया है, और कोई मेरे को रीजन नहीं था। सही है? तो इस तरीके से मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आता है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके कोर्स में आया हुआ है, मैं ये आप ही के कोर्स का करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखो, ये इसी इसी तरह से फिर ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास। अब यहाँ पे देखो, उसने मुझे जो दिया हुआ क्या है, a 4.5 gram sample of chloride of sulfur contains 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। यानी कि मेरे पास एक सैंपल है क्लोराइड का, सल्फर क्लोराइड है, उसमें उसका टोटल मास है मेरे पास 4.5 ग्राम, उसका वो टोटल मास है, जिसमें क्लोरीन है 21.3%। तो एक ऑब्वियस सी बात है, तो सल्फर कैसे आएगा, मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा। सही। अब देखो यहाँ पे उसका परसेंटेज वो नहीं, वो दी हुई है, तो मुझे यहाँ परसेंटेज का कुछ काम भी नहीं है। मैं सीधा इसके वो मास से एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। देखो, मास ऑफ क्लोरीन तो मेरे पास है, अब मुझे मास ऑफ सल्फर निकालना है। तो मास ऑफ सल्फर कैसे आएगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड माइनस मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है। मास ऑफ क्लोरीन, टोटल मास कितना है मेरे पास, 40.5 ग्राम, क्लोरीन का है 21.3 ग्राम। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, द मास ऑफ सल्फर आ जाएगा। मास ऑफ सल्फर कितना आ रहा है, 19.2 ग्राम आ रहा है। ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ही इस वजह से कि इस मास ऑफ सल्फर निकालने का एक वो मार्क है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, सल्फर और क्लोरीन इनकी कैलकुलेशन करूंगा। सल्फर का मास है 19.2 और क्लोरीन का मास है, ये स्टेप वन है, क्लोरीन का मास है 21.3। इसको मैं सल्फर को इसके ये हेमार से डिवाइड कर दूंगा, जो होता है 32, क्लोरीन को इसके हेयर से कर दिया, जो होता है 35.5। इसका आंसर आ गया 0.6, इसका भी आंसर आ गया 0.6। अगर दोनों के रेशो सेम आ जाए, दोनों के रेशो सेम आ जाए, यानी दोनों वन वन क्वांटिटी में, दोनों सेम क्वांटिटी में, वन वन क्वांटिटी में, अगर दोनों के रेशो सेम आ जाए, क्यों भाई, सबसे स्मॉलेस्ट दोनों ही स्मॉलेस्ट है, तो अगर मैं 0.6 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वन ही तो आना है।
अगर दोनों का रेशियो सेम आ जाए, जितने भी है, 2 या 3 या 4, जितने भी है, जिनका अगर सबका रेशियो सेम आ जाए, तो वो वन कहलाता है। तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, HCl बन गया। ये मेरे पास हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। उसकी वो बात बोल रहे थे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड इज वन, वो 35 रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। देखो ये उसी तरीके से करना है ना आपने। N इज इक्वल्स टू molecular mass divided by empirical formula mass, molecular mass divided by empirical formula mass। तो empirical molecular mass ने आपको दिया हुआ है 135। empirical formula mass कैसे करोगे, कैलकुलेट 35.5 जो एक क्लोरीन का होता है प्लस सल्फर का कितना है 32। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। n की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास ये n की वैल्यू है 2 जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास है HCl। तो क्या आ जाएगा H2Cl2। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ठीक है। H2Cl2 ये क्या आ गया आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया इस तरीके से, सही। अच्छा देखो वो क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे, वो बोल रहा है analysis of 10 gram of carboxylic acid X shows that it contains 2.67% of carbon, 0.2%, 0.22 gram of hydrogen and 0.7 gram of oxygen, ठीक है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ एक्स। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ ना। अब इसमें आपको कोई एक्सिस वो मतलब कैलकुलेट नहीं करना ना, आपको कोई चीज निकाली, जैसे इससे पहले हमने मास ऑफ सल्फर निकाला, तो ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रो, बल्कि एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही है। कार्बन आपके पास कितना है, कार्बन है आपके पास 2.67 ग्राम्स, हाइड्रोजन है 0.220 ग्राम्स और ऑक्सीजन है 7.11 ग्राम, सही। अब वो बोल क्या रहा है मुझे यहाँ पे, वो बोल रहा है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे निकाल के बताओ क्या आ रहा है। तो कार्बन का एमआर कितना होता है, 12। स्टेप वन क्या है, कार्बन का एमआर है 12, इसका एमआर है 1 और इसका यानी हियर एमआर है इसका है 16। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 12.67 को, तो 2.67 को 12 से, तो आंसर आएगा 0.225, 0.225। और जब मैं इसको करूंगा तो ये 0.220 ही आएगा। और जब मैं 7.1 को 7.11 को 16 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.44। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मेरे पास ये वाली आ रही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो तो ये वाली आ रही है, तो ये मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से इसको डिवाइड कर दूंगा सबको, ये मेरा स्टेप 2 हो जाएगा। 0.220, 0.220, 0.220, मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1, 1 और 2। तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C1H1O2। ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड मुझसे बोल रहा है, डिड्यूस द रिलेटिव molecular mass of X is 90, deduce the formula of molecular formula of X। से molecular mass देखिए, molecular formula पूछ लिया, तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या है, molecular MR, molecular mass divided by empirical formula mass। अब मेरे पास यहाँ पे मास कितना है, एम आर कितना है, एम आर है मेरे पास 90 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 12 प्लस 1 इंटू प्लस 32, गलती से इंटू लिख दिया, ठीक है। ये प्लस ही आएगा।
तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या, ज्यादातर एन की वैल्यू 2 ही आ रही है ना, और 2 ही आती है ज्यादातर। ये एन की वैल्यू 2 आ गई, अब आप वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। असल में जो ये वाला भी फॉर्मूला होता है ना, वो भी यही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास लिखा है ना, तो ये इस तरीके का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पेरिकल फार्मूला। राइट। अब ये क्या होगा, एन, इसको मैं जब ड्राइव करूंगा तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे मेरे पास 2 है और एम्पेरिकल फार्मूला C1H1O2, यानी C1 और H1 लिखते नहीं है, गलती से लिखते हैं, C और H लिखते हैं। तो ये आएगा C2H2O4, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। सही। इस तरीके से करेंगे कुछ। अच्छा देखो, अब ना हम जरा इसकी इक्वेशंस की तरफ आ गए ना, कि इक्वेशन वाले मोड्स कैसे, अभी अभी तक तो हम ये एम्पेरिकल, ये फॉर्मूला वगैरह कर रहे थे ना।